तो ये जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है जो गवर्नर रहे बंगाल के, उनके नाम दिए हुए हैं। बहुत सारे हैं जिन्होंने एक्चुअली में ईस्ट इंडिया कंपनी पर शासन किया था, उसके प्रमुख थे इंडिया में, उनके नाम दिए हुए हैं ये। उसके बाद लिखा हुआ है गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया 1834 से 1858 तक, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ही था काम। उनके जो है गवर्नर जनरल्स कौन थे इंडिया के? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये स्टार्टिंग से ये चले हुए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो इस तरह का था कुछ, है ना? इसको ये दिखा दे रहा हूँ। ये चले, सारे चले। फिर उसके बाद आ गया 1858। 1857 की क्रांति के बाद भारत की सत्ता जो है ब्रिटेन क्राउन ने अपने हाथ में ले ली। उन्होंने जो है वायसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की फिर जो है वो भेजने लगे। तो पहला जो इंग्लैंड के शासन में गवर्नर जनरल था वो ये था, विस्काउंट विस्काउंट कैनिंग, है ना? इसके पहले लास्ट वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का भी यही थे, और जो पहले गवर्नर जनरल बने यही बने थे, विस्काउंट कैनिंग। कैनिंग के नाम से जाना जाता है। 1858 से 62 तक चला। फिर उसके बाद अर्ल ऑफ एल्गिन, रॉबर्ट नेपियर, विलियम डेनिसन, जॉन लॉरेंस, अर्ल ऑफ मायो, जॉन स्ट्रैचे, लॉर्ड नेपियर, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लाइटन, मार्कस ऑफ रिपन। रिपन का नाम फेमस है। लॉर्ड रिपन जो है बहुत सारे फेमस, मतलब जो वायसराय थे उनमें से एक थे। इन्होंने किया क्या था? इन्होंने, जहाँ तक मुझे याद है, भारत की लॉर्ड रिपन ने जो भाषा और भाषा पर मतलब अंग्रेजी को सबसे बेस्ट मानते थे, शायद वही है। डफरिन, लैंडस्कॉम, अर्गिन, कर्जन, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के बारे में आपने सुना है, बंगाल विभाजन के लिए ये जिम्मेदार थे 1899 से 1905 के बीच में। कुछ कुछ फेमस के नाम आपको याद रखना चाहिए। चेम्सफोर्ड जो है गांधी इरा के बाद, उसी टाइम ऐसे आंदोलन के टाइम चेम्सफोर्ड ही थे। फिर उसके बाद अर्ल ऑफ रीडिंग, इरविन, लॉर्ड इरविन। शायद आपने अभी अभी नाम कुछ बच्चों ने सुन लिया है, मतलब गर्ल्स ने सुन लिया, बॉयज अभी सुनेंगे लॉर्ड इरविन के बारे में। द अर्ल ऑफ विलिंगटन, विस्काउंट वेवेल, और आखिरी वायसराय थे विस्काउंट माउंटबेटन ऑफ वर्मा, है ना? माउंटबेटन था नाम इनका, लास्ट गवर्नर जनरल का। और गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया। डोमिनियन ऑफ इंडिया मतलब कि जिसको स्वतंत्र कर दिया गया है, लेकिन अभी राष्ट्र बनना बाकी है, वो संविधान लागू नहीं हुआ है, संविधान बन रहा था। तो उस दौरान भारत के जो वायसराय बन गए लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, 21 जून 1948 तक चला इनका कार्यकाल, स्वतंत्रता के बाद का। फिर उसके बाद वायसराय आखिरी इंडियन बनाए गए, वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये भारत के लास्ट गवर्नर जनरल थे। जॉर्ज 6, यह राजा का नाम लिखा हुआ है, किंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम। इनकी शासनकाल में भारत को स्वतंत्रता मिली थी। तो ये कुछ गवर्नर जनरल के नाम हैं। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो है, ऑस्टियो रिगिस एटसनास्टस, क्या क्या लिखा हुआ है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ पता नहीं। ये लोगो था, वो ब्रिटिश क्राउन यूज करता था इस लोगो को, जिसमें इंग्लैंड का झंडा है। भैया, हम्म। लॉर्ड डलहौजी भी भारत का वायसराय थे। हाँ, डलहौजी जो थे वो 1857 के टाइम थे, जब महारानी लक्ष्मीबाई थी। तो उसके पहले वो, मतलब ब्रिटिश क्राउन में नहीं होंगे, उसके पहले होंगे वो। ये अर्ल ऑफ हाँ डलहौजी। भैया, उन्होंने दत्तक नीति चलाई थी ना। जी हाँ, दत्तक नीति इन्होंने खत्म की थी। दत्तक प्रथा जो है वो खत्म की थी, हाँ मतलब भाई, अब सॉरी। गोद लिए बच्चों को अब राजा नहीं माना जा सकता था। तो अर्ल ऑफ डलहौजी। Recording in progress. क्या हुआ भाई? तो डलहौजी जो थे वो 1857 के पहले थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के। और उसके बाद जो है ब्रिटेन गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले ली सत्ता। उसके बाद जो है वायसराय ऑफ एंड जनरल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाने लगी वाली पोस्ट, एक तरह से भारत के राष्ट्रपति का दर्जा हो गया है। उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत थी ये सारी पोस्ट। इसके बाद द्वितीय विश्व के बारे में आप सभी मेरे ख्याल से नहीं जानते होंगे, थोड़ा बहुत है। ज्यादा कुछ इफेक्ट इंडिया पे वैसे पड़ा तो था, ब्रिटेन गवर्नमेंट थोड़ी सी वो थी, तो ये नहीं बताना था मुझे। पूना समझौता एक बहुत ज्यादा कॉमनली नोन इंसिडेंट है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो महात्मा गांधी के एक राष्ट्र के खिलाफ थे। महात्मा गांधी बोल रहे थे कि भाई साहब, अगर एक साथ होके हिंदू सारे एक साथ होके नहीं लड़ेंगे और स्वतंत्रता के बाद एक राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा।
और भीमराव अम्बेडकर बोल रहे थे यदि समाज हमको अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिल भी गई तो हमें ब्राह्मणों से स्वतंत्रता कौन दिलवाएगा। जो ब्राह्मणों ने हमका हमारा शोषण करके रखा है उनसे स्वतंत्रता कौन दिलवाएगा। हम गांधी जी के साथ नहीं साथ दे सकते। हमको जो है वो ब्रिटिश क्राउन ऐसे ऐसे या तो अलग कर दे, अलग देश निर्माण कर दे, लेकिन हम इन लोगों हिंदुओं के साथ जो है वो नहीं रह सकते। अलग राष्ट्र मतलब हो सकता था हमारा। तो दोनों के बीच जो है वो बहुत ज्यादा मतभेद चल रहे थे भीमराव अम्बेडकर और गांधी के बीच में। गांधी जी चाह रहे थे कि एक राष्ट्र बने, हिंदू टूटे ना, हिंदू जो है वो एक साथ बने रहे, अलग राष्ट्र की मांग को नकार रहे थे वो। और भीमराव अम्बेडकर जो है, तो ये पूना पैक्ट कहलाता है, बहुत फेमस पैक्ट है, पूना समझौता कहलाता है। भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पुणे की हरदा जेल में, ये वही हरदा जेल है जिसमें कसाब को फांसी दी गई थी जिसने 26 का हमला किया था। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 31 से बढ़ाकर 148 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श के फलस्वरूप कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी, जिसके तहत भीमराव अम्बेडकर द्वारा उठाई गई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मानते हुए दलित वर्ग को 2 वोटों का अधिकार मिला। एक वोट से दलित अपना प्रतिनिधित्व चुनेंगे और दूसरे वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व चुनेंगे। इस प्रकार दलित प्रतिनिधि केवल दलितों को की ही वोट से चुना जाना था। दूसरे शब्दों में उम्मीदवार भी दलित वर्ग का तथा मतदाता भी केवल दलित वर्ग के ही। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसमें दलित सहित, खैर ये पूरा नहीं पढ़ने बैठूंगा मैं। उनके बीच जो है वो समझौता हुआ ज्यादा बड़ा है नहीं, समझौता हुआ जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से मशहूर हुआ। इस समझौते में डॉक्टर अंबेडकर को कम्युनल अवार्ड में मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों ने इनको, अंग्रेज चाह रहे थे हिंदू भी टूट जाए, हिंदू मुस्लिमों को तो तोड़ दिया मुस्लिम लीग बनाकर, अंग्रेज चाह रहे थे हिंदू भी टूट जाए, जो दलित वर्ग है वो अलग हो जाए। और भीमराव अम्बेडकर कई हद तक उनका सपोर्ट कर रहे थे, और या फिर ये कहें कि भीमराव अम्बेडकर फोर्स कर रहे थे अंग्रेजों को, एक नया आइडिया दे रहे थे कि हिंदुओं को भी तोड़। तो क्यों, और उनका रीजन गलत नहीं था। भीमराव अम्बेडकर चाह रहे थे अगर हम अंग्रेजों से आजाद हो भी जाएंगे तो ब्राह्मणों से आजादी कौन दिलवाएगा, हम ब्राह्मण तो वही दलितों को शोषण करते रहेंगे। दलितों का क्या होगा। एक सभ्य समाज में वो सभ्य समाज या फिर एक विकासशील देश या विकसित देश वो होता है जिसमें सभी को साथ में लेकर चला जाए, लेकिन ब्राह्मण तो लेकर चलने को तैयार ही नहीं थे, है ना। तो डॉक्टर अम्बेडकर कहीं गलत नहीं थे। पूना पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट में थोड़ा सा डॉक्टर अम्बेडकर माने कि उन्होंने जो है वो निर्वाचन अधिकार जो तथ्य से दे दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उन्होंने उसको छोड़ दिया, तथा संयुक्त निर्वाचन जैसा कि आजकल है पद्धति को स्वीकार करना पड़ा। परंतु साथ ही कम्युनल अवार्ड से मिली 71 आरक्षित सीटों के बजाय पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 148 करवा ली। उन्होंने वो अधिकार जरूर छोड़ा, लेकिन जो आरक्षित सीटें थी जो दलितों के लिए आरक्षित थी उनको बढ़वा लिया। साथ ही अछूत लोगों के लिए प्रत्येक प्रांत में शिक्षा अनुदान में पर्याप्त राशि नियत करवाई और सरकारी नौकरियों में बिना किसी भेदभाव के दलित वर्ग को भर्ती को सुनिश्चित किया। इस समझौते पर हस्ताक्षर करके बाबा साहब ने गांधी को जीवन दान दिया। मतलब अगर गांधी, अभी गांधी जी पे आरोप लगते हैं कि भारत पाकिस्तान का जो है जो विभाजन करवाया वो गांधी जी जिम्मेदार थे उसके लिए, और अगर यहाँ हिंदू भी बढ़ जाते तो फिर तो गांधी का शायद अस्तित्व भी खत्म हो जाता देश की, है ना। तो ये चीज थी। गोलमेज सम्मेलन के बारे में मैं क्लास में बात कर चुका हूँ। पहले गोलमेज सम्मेलन ज्यादा नवंबर 1930 से 1931 में हुआ था, और ज्यादा कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसमें पार्ट नहीं लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, अच्छा इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह ये दिखा रहा है हाथ, पहले नहीं था, ये बैलगाड़ी थी पहले इनका राष्ट्रीय चुनाव चिन्ह जो था। क्योंकि क्यों नहीं लिया था, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन ने जो है बहुत सारे प्रतिनिधियों को जेल में डाल दिया था, इसके कारण से इन्होंने पार्टी नहीं लिया था उसमें। जनवरी 1931 में गांधी जी रिहा हुए। अगले महीने वायसराय के साथ उनकी लंबी बैठकें हुई, और इन्हीं बैठकों के बाद गांधी इरविन समझौते पर सहमति बनी, जिसकी शर्तों से सविनय अवज्ञा को वापस लेना, सारी कैदियों की रिहाई और तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना शामिल था। गांधी इरविन जो समझौता हुआ उसके तहत ये बातें मानी गई, है ना। हालांकि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें जो है वो गांधी, उसके बाद गांधी जी ने इरविन को जो 11 सूत्री मांगे सौंपी थी,
वो अलग मामला है। तो पहले में अच्छा इतने लोग शामिल थे, मुस्लिम लीग शामिल थी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शफीक आगा खान। आगा खान भी बहुत बड़े फेमस लीडर हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जो बाद में पाकिस्तान के निर्माताकार बने, जैसे भारत के राष्ट्रपिता राष्ट्र महात्मा गांधी को बोला जाता है, वैसे पाकिस्तान के प्रमुख बोला जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। हिंदू महासभा शामिल हुई। उदारवादी नेता शामिल हुए, जिसमें तेज बहादुर सप्रू, शिवाजी चिंतामणि, श्रीनिवास सभी नेताओं के नाम है। सिख में सरदार उज्जवल सिंह शामिल हुए। कैथोलिक ईसाई में एटी पन्नीर सेल्वम शामिल हुए। दलित वर्ग से बी आर अम्बेडकर। कौन से सम्मेलन में? पहले गोलमेज सम्मेलन में। और रियासतें भी शामिल हुई कई। महाराजा हरि सिंह जो कि जम्मू कश्मीर के थे, हैदराबाद शामिल हुआ, मैसूर का दीवान शामिल हुआ, ग्वालियर के कैलाश नारायण हक सर शामिल हुए, पटियाला के कई सारी रियासतें, भोपाल के हबीबुल्ला खान भी, नवाब भी शामिल हुए। तो ये सारे लोग जो है वो शामिल हुए, लेकिन एक मेन पार्टी गायब थी, जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका सबसे ज्यादा दबदबा था भारत में, सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी के पास थी, इसी पार्टी के पास थी। तो वो गायब थी प्रथम गोलमेज से। प्रथम जो है वो गोलमेज ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन शामिल हुआ, क्योंकि इसमें जो है गांधी जी शामिल हुए थे, और कांग्रेस से जो शामिल हुई थी वो थी सरोजिनी नायडू, है ना, एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुई थी। और इसके जो है वो परिणाम क्या निकले? दूसरे सम्मेलन के प्रारंभ होने तक गांधी इरविन संधि की बदौलत इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया, राष्ट्रीय सरकार बनी। 2 सप्ताह पूर्व लंदन में लेबर सरकार गिर गई थी। रामसे मैकडोनल्ड अब कंजर्वेटिव पार्टी के प्रमुख वाली राष्ट्रीय सरकार की अध्यक्षता कर रहे थे, मतलब वहां की सरकार चेंज हो गई थी इंग्लैंड की। वित्तीय संकट। सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन सरकार ने स्वर्ण मानक की विनियमितता रद्द कर दी, जिससे राष्ट्रीय सरकार का ध्यान भी भंग हो गया था। हाँ, यहाँ पर एक चीज आई। गांधी ने अछूतों को हिंदू समुदाय से अलग एक अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने के मुद्दे का विशेष रूप से विरोध किया। उनका अछूतों के नेता बी आर अम्बेडकर के साथ इस मुद्दे पर विवाद हुआ। अंततः दोनों नेताओं ने समस्या का हल 1932 की पूना संधि में निकाला, है ना, नहीं तो भारत और ज्यादा बढ़ने वाला था। तीसरा गोल में सम्मेलन ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें भी जो है वो केवल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और मुख्य भारतीय राजनीतिक प्रमुख इसमें मौजूद नहीं थे। ब्रिटेन की लेबर पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सत्र में भाग लेने से इनकार कर दिया था, मतलब ब्रिटेन की पार्टी भी शामिल नहीं थी, भारत की पार्टी भी शामिल नहीं थी। अच्छा, इस सम्मेलन की खास बात ये थी कि चौधरी रहमत अली ने विभाजित भारत के मुस्लिम भाग का नाम पाकिस्तान रखा, जिसका अर्थ है पवित्र भूमि। पाकिस्तान, पाकिस्तान मतलब पवित्र भूमि। उसने पंजाब का पी लिया, अफगान से ए लिया, कश्मीर से की लिया, सिंध से सा लिया, बलूचिस्तान से तान लेकर यह शब्द बनाया। जिन्ना ने इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। तो ये 3 गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात होती है, जिसके बारे में मैं क्लास में बात कर रहा था, और इसी के लिए जो है मैं आपसे बोल रहा था कि ये चीज जो है मैं बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद खुशी, शायद वाली प्रॉब्लम तेरी सॉल्व हो गई होगी, या फिर करूँ प्रूफ के साथ? कौन सी? लाला लाजपत राय। एक बार भैया। ठीक। दांडी मार्च तो सभी जानते हैं, मैंने इसकी डेट भी लिखवा दी आपको, 12 मार्च से 5 अप्रैल तक था, है ना। साइमन। हिंदी में मिलता तो ज्यादा अच्छा रहता। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में नेतृत्व शेर पंजाब लाला लाजपत राय ने किया। नौजवान भारत के सभी क्रांतियों ने साइमन विरोधी प्रदर्शन किया। जहां से कमीशन के सदस्यों को निकलना था, वहां ज्यादा भीड़ थी। लाहौर के पूर्वी सदस्य स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। उप अधीक्षक सैंडर्स जनता पर टूट पड़ा। सैंडर्स भी दोषी था उसमें। भगत सिंह और उनके साथियों ने यह अत्याचार देखा, किंतु लाला जी ने शांत रहने को कहा। लाहौर का आकाश ब्रिटिश सरकार विरोधी नाराजों से गूंज रहा था। प्रदर्शनकारियों के सिर फूट रहे थे। इतने में स्कॉट स्वयं लाठी से लाला लाजपत राय को निर्दयता से पीटने लगा, और वह गंभीर रूप से घायल हुए। अंत में उन्होंने जनसभा में गर्जना की, मेरे शरीर पर जो लाठियां बरसाई गई हैं वो भारत में ब्रिटिश शासन के कफन के अंतिम कील साबित होंगी।
18 दिन बाद 17 नवंबर 1928 को यही लाठियां लाला लाजपत राय की शहादत का कारण बनी। भगत सिंह और उनके मित्र क्रांतिकारियों दृष्टि में यह राष्ट्र का अपमान था, जिसका प्रतिरोध केवल खून के बदले खून के सिद्धांत से लिया जाना था। राजगुरु सुखदेव और जयगोपाल सहित भगत सिंह को यह काम सौंपा गया। 17 दिसंबर 1928 को उप अधीक्षक सैंडर्स दफ्तर से बाहर निकला, उससे ही स्कॉट समझकर राजगुरु ने उस पर गोली चलाई। भगत सिंह ने उसके सिर पर गोलियां मारी। अंग्रेज सत्ता कांप उठी। अगले दिन इश्तिहार भी बढ़ गए, लाहौर की दीवारों पर चिपका दिया गया। लिखा था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने लाला लाजपत राय की हत्या का प्रतिशोध ले लिया है और फिर साहिब बने भगत सिंह की गोद में बच्चा उठाए वीरांगना दुर्गा भाभी के साथ कोलकाता मेल में जा बैठे। कोलकाता मेल में जा बैठे, ट्रेन का नाम था। राजगुरु नौकरों के डब्बों में, साधु बने, आजाद किसी अन्य डब्बे में जा बैठे। स्वतंत्रता संग्राम के नायक नया इतिहास बनाने आगे निकल गए। कोलकाता में भगत सिंह तो बाकी चीजें हैं, है ना। मेरे ख्याल से क्लियर हो गई वो बात। तो ये साइमन कमीशन था, किस लिए आया था? ये 3 चीजों के लिए यहाँ पर आया था। साइमन कमीशन ने ये 3 सुझाव दिए। भारत में एक संघ की स्थापना हो जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासतें शामिल हो। केंद्र में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हो। वायसराय और प्रांतीय गवर्नर को विशेष शक्तियां दी जाएं। एक लचीले संविधान का निर्माण। ये सुझाव थे जो कि साइमन कमीशन ने दिए थे। तो उनका विरोध जरूर हुआ था, लेकिन उन्होंने ये सुझाव दिए थे। और यहाँ पर दिया था, केंद्र में उत्तरदायी सरकार के गठन का भी समय नहीं आया। मतलब चाहते थे यही कि ब्रिटेन के हाथ में सत्ता रहे, लेकिन हाँ वो रहे थे कि प्रांतीय क्षेत्रों में विधि और व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार गठित की जाए। स्थानीय इलेक्शन चालू करने के लिए बोल दिया था साइमन कमीशन ने। क्या था साइमन कमीशन? एक व्यक्ति का नाम था साइमन। उसके उसमें 8 सांसदों को जो है वो इसमें ये नाम लिखे हुए: सर जॉन साइमन, क्लेमेंट एटली, हैरी लेवलॉसन, एडवर्ड कैडोगन, वर्नोन हार्टनशॉ, लॉर्ड फैन फॉक्स, डोनाल्ड हावर्ड। ये 8 लोग आए थे भारत में संविधान के ऊपर स्टडी करने के लिए। तो भारत कैसी व्यवस्था चल रही है, संवैधानिक व्यवस्था, उसकी स्टडी करने के लिए आए हुए थे। और उन्होंने जो है वो भारत के लिए ये इन्हीं का विरोध किया था। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए साइमन बैग के नारे लग रहे थे और साइमन को वापस लेना चाह रहे थे क्रांतिकारी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ और उन्होंने अपने सुझाव भी दिए। हाँ, इसमें हमें ये नुकसान जरूर हुआ कि हमारे एक शेर पंजाब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, या वो शहीद हो गए। तो ये था सोशल साइंस के बारे में जो बातें मेरे को बतानी थी, मैंने बता दी छोटे से टाइम में। आप साइंस ले लेते हैं। हाँ भैया हाँ, वो एक क्वेश्चन। एक एक करके पूछ लो। दोनों दोनों साथ में बोले हो, उसको बोलूंगा तो वो बोले कि नहीं। खुशी तुम पूछ लो, कौन है, किसने पूछा है, पूछ लो। हाँ खुशी। वही वो 11 मांगे बता रहे थे ना। अच्छा, गांधी जी ने जो 11 सूत्री मांगी की थी लॉर्ड इरविन से। मांगो को क्या बोलते हैं यार? अच्छा, इंग्लिश में मिल पाएगा, हिंदी में नहीं मिल पा रहा है। हिंदी में कौन कन्वर्ट नहीं करा उन्होंने अभी। सिविल डिसोबिएंट से बाहर का दिखा रहे हैं कहीं का। ये on 2nd March 1930 Gandhi wrote to Viceroy Lord Irwin offering to stop march if Irwin meet 11 demands.
और उनमें क्या शामिल था, इंक्लूडिंग रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू असेसमेंट, जो जो भूमि का जो लैंड रेवेन्यू क्या होता है, भूमि से होने वाली आय, उसके बारे में जो असेसमेंट था, यह एक तरह से बोल सकते हैं जो भूमि कर लिया जाता था उसको जो है कम किया जाए, भूमि कर। कटिंग मिलिट्री स्पेंडिंग, जो सेना पर खर्चा किया जा रहा था वो कम किया जाए। इम्पोजिंग अ टैरिफ ऑन फॉरेन क्लॉथ, जो बाहर से कपड़े आ रहे हैं उन पर टैक्स लगाया जाए। एंड एबोलिशिंग द सॉल्ट टैक्स, और नमक कर खत्म किया जाए। हिज स्ट्रॉन्गेस्ट अपील टू इरविन रिगार्डेड द सॉल्ट टैक्स, और उसमें से सबसे ज्यादा प्रमुख मांग थी नमक कर समाप्त किया जाए, है ना। तो ये सारी चीज थी, उन्होंने भी एक्सप्लेन पूरी तरह से नहीं किया कि 11 सूत्री मांगे क्या थी, बस ये बोल दिया कि इनमें जो है वो इतनी ये मांगे इंक्लूड की गई थी उसमें, 7 मांगे 11 मांगों में से ये चीजें थी। आई होप समझ में आ गया। हाँ अंशिका बोल। भैया मेरा एक डाउट रहता है गांधी जी को लेके। हम्म। गांधी जी को महात्मा क्यों कहा जाता है, जब पूरे देश को आजाद कराने में सारे शहीदों ने योगदान दिया है? अब उन्हीं की फोटो क्यों नोट में छपती है? क्या मतलब उन्होंने आजाद नहीं कराया देश को? हालांकि वो शहीद हो गए क्योंकि उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन नाम पूरा गांधी जी का आता है। कम कम मतलब कम नाम लिया जाता है क्रांतिकारियों का, ज्यादा नाम लिया जाता है गांधी जी का। उन्होंने तो अपनी जान भी दे दी थी उनको आजाद कराने के लिए, फिर भी उनको कम ही रखा जाता है गांधी जी से, क्यों? 2011 का वर्ल्ड कप देखा है फाइनल? नहीं। हाँ भैया देखा है, बॉयज ने देखा है ना, हाँ भैया। देखना चाहिए। हाँ भैया देखा है। ज्यादातर ने देखा है। किसने जिताया था? कभी किसने जिताया था? भाई गंभीर और धोनी नहीं मारे तो सबसे ज्यादा रन पर स्टेज सचिन को जाता था। 97 गौतम हाँ भाई 97 गौतम गंभीर, और धोनी 79 90 नहीं, गंभीर से कम थे थोड़े से, लेकिन थे 90 में। 79 थे सर। नहीं 79 नहीं थे, 90 प्लस थे धोनी के। अंशिका बोलना ये चाहता हूँ, ठीक 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 ठीक, बोलना ये चाहता हूँ 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मैच था। आखिरी शॉट पर जो है, आखिरी कुछ गेंदों में जो है वो रन चाहिए थे, और धोनी जो है वो मैदान पर उतरते हैं और आखिरी मतलब कुछ गेंद रहते ही छक्का मारकर जो है भारत को पहले ही जिता देते हैं, कुछ बॉल रहते ही जो है जिता देते हैं। भारतीय फैंस बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और पूरा के पूरा क्रेडिट जो है, मैक्सिमम क्रेडिट जो जाता है वो MS धोनी को जाता है, महेंद्र सिंह धोनी को जाता है, कि धोनी ने अपने कप्तान रहते हुए भारत को वर्ल्ड कप जिता दिया। और ये ऐसा पहली बार नहीं है, भारत की ये सांस्कृतिक लोक परंपरा रही है जिसमें भारतीय अपने इतिहास में किसी को नायक ढूंढते हैं। भारतीय को ये पसंद नहीं है कि कोई स्टोरी में नायक ना हो। आप खुद ही अगर किसी फिल्म को देख रहे होंगे तो उसमें ये जान रहे होंगे कोई ना कोई हीरो जरूर होगा, एक से ज्यादा हीरो हो सकते हैं, लेकिन मेन कोई ना कोई हीरो होगा जो विलन को मारेगा, आखिरी में जिंदा रहेगा। बहुत सारे हीरो हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि भारत की ये संस्कृति रही है। पुरानी कथाएं ले लो, रामायण ले लो, रामचरितमानस ले लो, आपको उसमें एक हीरो दिखेगा, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। एक विलन दिखेगा, विलन के साथ साथ हीरो भी दिखेगा। क्या केवल रामचरितमानस में श्री राम को ही श्रेय दिया जाना चाहिए लंका विजय पर? वानर सेना का कोई रोल नहीं है। हनुमान जी अगर जाते ही नहीं है सीता माता को ढूंढने के लिए, तो क्या उनका, समझ रहे हो मेरी बात। महाभारत में पांडवों को हीरो बनाया जाता है, उसमें भी सबसे ज्यादा अर्जुन को, हालांकि वो छोटे थे, युधिष्ठिर थे, उसके बाद भी, या फिर मैं बोलूं महाभारत के दौरान उनसे भी ज्यादा एक श्रेष्ठ जिसको कैरेक्टर है वो है कृष्णा। कृष्णा को हीरो बनाया जाता है। भारतीयों की ये पहचान रही है, वो हर एक इंसिडेंट में एक अपना हीरो बनाना चाहते हैं, अपना हीरो ढूंढना चाहते हैं। वो आज भी है, आज भी है। आप लोगों में से भी कोई ना कोई अपने एक जो है वो आइडल जो है, एक किसी को मानना चाहता है अपनी लाइफ में, किसी ना किसी को हीरो मानता है। कोई अपने पिता को मानता है, कोई अपनी मम्मी को मानता है, कोई किसी किसी एक्टर एक्ट्रेस को मानता है, कोई किसी महापुरुष को मानता है, वगैरह वगैरह। हमारी आदत है, हम किसी को हीरो बनाना चाहते हैं।
कांग्रेस इस आदत को समझती थी और कुछ हद तक उसमें प्रकृति ने भी मदद की। आप बिल्कुल सही हो, यह हर एक भारतीय जानता है। केवल महात्मा गांधी के काम से नहीं हुआ भारत देश आजाद, है ना? बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन उसमें लेकिन किंतु परंतु है। महात्मा गांधी वो एकमात्र लीडर थे जो उस समय, उस कालखंड के दौरान भारत के मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए, अधिकतम लोगों तक पहुंच पाए और उन अधिकतम लोगों को इकट्ठा करने में सफल भी हुए। इसलिए महात्मा गांधी का योगदान बाकी योगदानों की तुलना में, अच्छा देखो अभी की केस ले लो सॉरी, अभी जो है भारत में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भाजपा की है, लेकिन अगर आप वोटिंग परसेंटेज का शेयरिंग देखोगे ना, भाजपा और कांग्रेस की, वो बहुत कम है। आपको मालूम 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी थी, तो आप देखोगे गूगल पे सर्च करके देखो 2014 इलेक्शन परसेंटेज देखो किस पार्टी को कितने परसेंटेज वोट मिले हो इंडियन जनरल इलेक्शन में। आप देखोगे भाजपा जो सरकार है उसको 31% वोट मिले, एनडीए को 31% वोट पे किसी कोई बंदा जो है वो भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है। 31% वोट पे 100% में से केवल 31% वोट उस पार्टी को जा रहे हैं, उसके संगठन को जा रहे हैं, वो देश का प्रधानमंत्री बन जा रहा है। कुछ गड़बड़ नहीं है, क्योंकि भारत जो है वो इसी सिलसिले पे काम कर रहा होता है। क्योंकि एक जिस बंदे ने ज्यादा काम कर लिया दूसरे से, क्योंकि बाकी लोगों के परसेंटेज इससे कम है, इससे भी कम है, कांग्रेस के भी कम है और दूसरी पार्टियों के भी इससे वोटिंग परसेंट जिसके ज्यादा है वो जो है वो नायक बन जाता है, जैसा इस केस में हुआ। महात्मा गांधी के केस में भी यही हुआ। महात्मा गांधी से पहले और महात्मा गांधी के दौरान ही बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे नेताओं ने खड़ा किए, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय बन के रह गए। उनको देश के लेवल पर या अंतरराष्ट्रीय लेवल पर उतनी ख्याति नहीं मिली जिससे वो हीरो बन पाते। गांधी जी हीरो बनकर आए थे पहले से, है ना? हमारे यहाँ होता है ना, बाहर जब भी कोई व्यक्ति बाहर से आता है ना, उसकी बात बहुत जल्दी सुनी जाती है। आपके घर में ही कोई आपका भाई बहन अगर बाहर रहता है, वो कुछ दिनों के लिए आता है ना, मम्मी पापा की क्या केयरिंग होती है उसके, बाप रे, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। भारतीयों के केस में भी गांधी जी जो थे वो उसी तरह से दक्षिण अफ्रीका से आए हुए, और अमेरिकी प्रेस ने, विशेषकर बोल रहा हूँ मैं, अमेरिकी प्रेस ने, मीडिया ने गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के आंदोलन को बहुत ज्यादा वर्ल्ड में पॉपुलर कर दिया था, क्योंकि उनके जो आदर्श थे, उनका लड़ने का तरीका था, वो अनोखा था, यूनिक था। और हम जो है ना, कोई भी इंसान की एक प्रवृत्ति होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो यूनिक को चूज करते हैं। अगर कुत्ते ने 4 पिल्ले दिए और 4 पिल्लों में से 3 व्हाइट है और ब्लैक है, तो ज्यादातर लोग जो लेने की कोशिश करेंगे ना, वो ब्लैक को लेने की कोशिश करेंगे। क्यों? हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी, हम यूनिक को चूज करते हैं ताकि हम अलग दिखें दूसरे से। पूरी दुनिया की साइकोलॉजी यही है। उस दौरान जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिस तरह से प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था 14 से 18 के बीच में, जर्मनी और यूरोप की कंट्रीज के बीच में, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया। इस दौरान जब दुनिया लड़ रही थी, वहां एक ऐसा लीडर उभर रहा था जो लोगों को अहिंसा के तौर पर लड़ना सिखा रहा था। भाई लड़ नहीं, बिना लड़े आप अपनी बातें मनवा सकते हो। तो गांधी जी की जो आइडियोलॉजीज थी उस टाइम के लिए यूनिक थी, अपने टाइम से आगे थी, ऊपर से अहिंसा के साथ थी, हिंसा नहीं थी उसमें कहीं ना कहीं तक। और उसके बाद अच्छा, ये चीज बोलना, बात बोलते कि बोलना सरल है, बिना मारे लड़ाई लड़ ली, और गांधी जी ने ये चीज प्रूव करके दिखा दी। इस बात को, जो जो चीज वो बोलते थे उसको उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सही करके दिखला दिया कि मैं सही बोल रहा हूँ, देखो मैं केवल बोलता नहीं हूँ, मैं करके दिखा सकता हूँ, इस पे प्रैक्टिस कर सकता हूँ। जब उन्होंने सही साबित कर दी अपनी बात, तो दुनिया मानने को राजी हो गई उनको कि ये बंदा गलत नहीं है, उनके रास्ते गलत नहीं है। इसी कारण से गांधी जो है वो एक बॉर्डर में, एक बहुत सारे तर्क दे रहा हूँ मैं आपको, है ना, आपको जो तर्क पसंद जाए। बॉर्डर मूवी में एक वो आता है, लड़ाई मर कर नहीं जीती जाती, लड़ाई जीती जाती है लड़कर। भगत सिंह का योगदान कोई कम नहीं है, योगदान 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ जाना बहुत बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल किसी भी, सुभाष चंद्र बोस के योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। दुनिया भर का जो है वो, हिटलर से लेकर जापान तक का सहयोग उन्होंने शामिल करने की कोशिश करी, तो उनका योगदान कम नहीं आंका जा सकता। मंगल पांडे हो, लक्ष्मीबाई हो, किसी भी क्रांतिकारी का योगदान कम नहीं आंका जा सकता।
देखिए अनफॉर्चुनेटली उनके जो योगदान थे वो कहीं ना कहीं हद तक सीमित रह गए, एक पर्टिकुलर एरिया तक रह गए, एक पर्टिकुलर जनमानस तक रह गए। आज के यूथ को भगत सिंह का काम बहुत पसंद आता है। बिल्कुल आप में से भी कई लोग होंगे जो भगत सिंह को आइडल मानते होंगे, और मानना भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन क्या हो यदि हर एक अगर हर एक बंदा इसी तरह से व्यवहार करने लगे। आज मैं बच्चों को दिखा रहा था वीडियो, उसमें भी यही बात बोली थी। गांधी जी ने ये चीज बोली भगत सिंह के बारे में, क्या होगा यदि सब लोग जान के बदले जान लेने लगेंगे, हत्याओं का दौर शुरू हो जाएगा। आपके बगल बगल में अगर किसी पड़ोसी से आपकी लड़ाई हो गई, उसने आपकी मम्मी या पापा को किसी को गाली बक दी, तो आप जो है उसकी जान ले लोगे। छोटी छोटी बातों पे हत्याएं होने लगेंगी। जो हिंसा का मार्ग जो गांधी ने दिखाया था, उससे कुछ बोले क्या फायदा, क्या होगा आप बताओ। आपने सैंडल्स की हत्या कर दी, लाला लाजपत राय ने जो है उनकी उनकी हत्या हुई थी, उनके खून का बदला खून से लेने के लिए आपने जो है सैंडल्स की हत्या कर दी। देश को क्या फायदा हुआ उससे? अंग्रेज शासन छोड़ने के लिए आप घबरा गए, छोड़ के जाने लगे। क्या लगता है जाने लगे होंगे छोड़कर? नहीं जा सकते ना। आपका जो लक्ष्य था वो क्या पूरा हो रहा था उससे? आप खुद सोच के देखो, क्या सैंडल्स की हत्या करके या अंग्रेजी सेना के लोगों को मारकर क्या भारत सच में विजयी हो जाता? अगर होना होता तो क्या 1857 में नहीं मारा गया? क्या असहयोग आंदोलन के साथ हिंसा के रास्ते नहीं अपनाए? मैं हर बार वही उदाहरण लेता हूँ, फिर से उदाहरण ले रहा हूँ। अगर भाई बहन में लड़ाई लड़ हो रही होगी और एक बंदा जो है अकड़ कर उससे दूसरे भाई से बोलेगा कि तुम ऐसी चीज कर लो, तो उसके अहम पर बात आ जाएगी। वो बोलेगा अब तो मैं पहले कर भी देता, तू प्यार से बोलता तो तूने कड़क होकर बोला अब तो मैं और नहीं करूंगा। वो अकड़पन आ जाता है। वो जो वाली बात होती है ना कि नहीं मानने वाली बात, अहम को चोट पड़ने वाली बात, वो बात आ जाती है। और गांधी जी ये बात को बहुत अच्छे से जानते थे। अगर भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद ने हत्याएं की है, लूटपाट करी है, तो उससे कुछ फायदा ज्यादा कुछ हुआ नहीं। आप आतंक का माहौल बना नहीं पाए। उससे कुछ ब्रिटेन ने और ज्यादा आर्मी लगाकर हमेशा उन आंदोलन को कुचला ही है। गांधी जी ने उस मार्ग से दूसरा मार्ग दिखाया जो कि शांति प्रिय मार्ग था, और उस मार्ग के थ्रू उन्होंने जो है, और केवल आइडिया नहीं था गांधी जी का कि सत्याग्रह कोई आइडिया भाई, प्यार से बात करो। उससे उन्होंने आइडिया के साथ साथ उसको एग्जीक्यूट करके उसको सक्सेसफुल भी बनाया। ये बड़ी बात थी। तो गांधी जी इसलिए जो है वो, और दूसरी बात वो जो है, लीडर हमको चाहिए, नेतृत्व हमको चाहिए, हमको हीरो चाहिए होता है हर एक चीज। इंडियंस की खासियत, हमको हीरो चाहिए। रामायण में हम हीरो ढूंढते हैं, महाभारत में हीरो ढूंढते हैं, हर एक मूवी में हीरो ढूंढते हैं। तो आजादी का जो इतना बड़ा आंदोलन मिला और आखिरी में सक्सेस मिल गई, तो फिर अब हमको हीरो तो ढूंढना है, कोई ना कोई तो चाहिए, बच्चों को बताना है हीरो थे हमारे। तो महात्मा गांधी एक ऐसा नाम बनकर उभरे बाकी लीडर की तुलना में, जिनके योगदान जो है वो ज्यादा थे, दूसरे वही 30% वाला मामला। इसी कारण से राष्ट्रीय कांग्रेस ने बच्चों की शिक्षा में गांधी जी को पढ़ाने की कोशिश करी। गांधी जी को पढ़ो, गांधी जी के मार्ग को अपनाओ, वो ज्यादा अच्छा मार्ग है। वो वाकई सही भी है। नेल्सन मंडेला हो आज के, या नोबेल पीस पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी जी हो, सभी जो है गांधी को मानते। इवन दो बराक ओबामा तक गांधी के मुरीद हैं। तो इतने वर्ल्ड, अमेरिका के राष्ट्रपति जब गांधी के मुरीद हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ना, कि क्यों वो बाकी क्रांतिकारी को नहीं जानते, गांधी को केवल जानते हैं। कुछ ना कुछ बात तो होगी ना। हम अपने ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन वर्ल्ड लीडर्स पे तो भरोसा कर सकते हैं कि वो दुनिया के लीडर्स हैं। कुछ तो बात होगी, तभी तो गांधी को मान रहे हैं। इसी कारण से कांग्रेस ने गांधी जी को पाठ्य पुस्तक में लाया गया, ताकि बच्चे पढ़ें, उनसे सीखें, उनके विचारों को अपनाएं, उनका एनालिसिस करें। उनमें कोई कमियां हैं तो उनको दूर करें, रास्ता वही अच्छा है, और उसी को और सुदृढ़ बनाए, अच्छा बनाए, उसमें कमियां नहीं। आई होप मेरी जितनी भी बातें रही होंगी आपको कुछ समझ में आई होंगी, पूरी समझ में आई होंगी। आपका जो डाउट था, मेरे ख्याल से मैंने कोशिश करी उसको क्लियर करने की। लंबा डाउट था, मैं हमेशा से यही चाहता हूँ। और आप केवल, ये आपका डाउट नहीं है, मुझे मालूम है, यहाँ बैठे हुए लगभग 90% बच्चों का डाउट यही है। तो मैंने कोशिश करी एक तरह से अपना पॉइंट रखने के लिए। कोई लीडर कम नहीं है, किसी का योगदान कम नहीं है, सब बराबर हैं। लेकिन गांधी आगे क्यों बढ़े उसका रीजन मैंने ये दिया है ना। क्रांतिकारी सभी का योगदान, किसी एक का योगदान नहीं। भारत को विजय बनाना। चलो ठीक है, एक टाइम या खत्म हो गया। हाँ जी का।
थैंक यू। मुझे लगता था कि उनको ज्यादा उनको कम क्यों, बट आपने डाउट क्लियर कर दिया। मुझे सोच सोच के गुस्सा आती थी, बट अब नहीं आती। चलो बढ़िया। आज अभी के लिए ये फर्स्ट सेशन के लिए इतने रखते हैं, सोशल के लिए। साइंस के लिए एक बार फिर मिलते हैं ताकि अपन थोड़ा सा पढ़ सकें उसके बारे में। ठीक है, एक बार फिर से ज्वाइन